गुड आफ्टरनून। मैं रामोद सिंह, SLA एंड लीगल एडवाइज़र आपके बीच में इंश्योरेंस के क्लेम रिजेक्ट हो जाने की स्थिति में इंश्योर्ड के लिए क्या रास्ते हैं, क्या रास्ते हैं, कहाँ जा सकता है, कैसे कर सकता है, इन सब पे मैंने बहुत वीडियो बनाया है और हमारी सारी वीडियो में से आप लोग छाँट करके देख सकते हैं। लेकिन मैं जैसे जैसे कुछ रूल्स आते हैं, जो चीज़ें अपडेट करनी चाहिए उस पर अपडेट देता रहता हूँ। पीछे हमने वीडियो में दिया था कि आपका इंश्योरेंस से क्लेम रिजेक्ट हो गया, रिप्यूडिएशन लेटर आपको मिल गया, तो आप जो है ना उस कंपनी के ग्रीवांस सेल में फाइनल लेटर भेजेंगे, IRDA को भेजेंगे, उसके बाद ओम्बड्समैन चले जाएंगे। ओम्बड्समैन के यहाँ आपका मीडिएशन होगा। अगर वो दोनों में एग्रीमेंट बन जाता है तो क्लेम मिल गया, नहीं बना तो अवार्ड होने लायक स्थिति होती है तो ओम्बड्समैन अवार्ड कर देता है। अगर वहाँ से भी आपको रिलीफ नहीं मिली है तो कहाँ जाए, तो उसके लिए है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन, आजकल जो है ना वो कंज्यूमर फोरम हम बोलते हैं आम भाषा में, लेकिन कंज्यूमर कमीशन हो गया है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन हो गया है। वहाँ कंप्लेंट करने के क्या रास्ते हैं, वो तरीके हम समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे आपको सिंपल कंप्लेंट जाती है, वहाँ पे भी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिस्टम हमारे देश का है थोड़ा सा, बिना एडवोकेट के वहाँ बात बन नहीं पाती है, क्योंकि आपकी कंप्लेंट को जो है ना वो बड़े दौड़ाएंगे और बहुत चीज़ें आपको देनी है, उसमें एविडेंस भी होता है, तो इसलिए एडवोकेट करना ज़रूरी पड़ जाता है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट enacted in 1986 to protect the interest of the consumers in India। कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पार्लियामेंट से पास हुआ एक्ट है। इट मेक्स प्रोविजंस फॉर क्या ये प्रोविज़न बना क्या देता है, प्रोविज़न क्या देता है, उस प्रोविजंस में हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल में ये कमीशन है और इनको फॉर्म करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्टेट कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट भी प्रदेश की जिम्मेदारी है, और स्टेट लेवल में भी प्रदेश की जिम्मेदारी है ये सब चीज़ें इस्टेब्लिश करने की। और जो नेशनल कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंज्यूमर काउंसिल एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल टू इंक्रीज कंज्यूमर अवेयरनेस, ये कंज्यूमर अवेयरनेस भी बढ़ाते हैं। ये तो लिखने की बातें हैं, बाकी तो कोई बढ़ाता कुछ नहीं है। नौकरी पाते हैं, रिटायर्ड होने के बाद ADJ या DJ रैंक के लोग जो है ना कंज्यूमर कमीशन के अध्यक्ष बन जाते हैं, कुछ वकील मेंबर बन जाते हैं, सब सत्ता का खेल रहता है। और अब प्रॉब्लम यह है ना कि देश के नागरिक को अगर थोड़ी सी भी रिलीफ मिलती है तो उसमें भी सेटिस्फाई हो जाता है, और वो रिलीफ मिलती है। कहीं न कहीं किसी को परेशानी रहती है, लेकिन टाइम लगता है, मिल जाती है। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर काउंसिल एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल टू इंक्रीज कंज्यूमर अवेयरनेस। दूसरा, द रिड्रेसल एजेंसीज फॉर सेटलमेंट ऑफ द कंज्यूमर्स डिस्प्यूट्स एंड मैटर्स कनेक्टेड देयरविद, कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। सेक्शन 9 प्रोवाइड्स फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल एजेंसीज। क्या है? There shall be established for the purposes of this act the following agencies, namely a consumer disputes redressal forum नहीं, अभी कमीशन हो गया है, to be known as the district commission, established by the state government in each district। प्रत्येक जिले में एक कंज्यूमर कमीशन है। पहले कंज्यूमर फोरम हम उसको बोलते थे, लेकिन वो कमीशन हो गया। A consumer dispute redressal forum to be known as the district commission, established by the state government in each district। More than one district forum may also be appointed in district। कई बार ऐसा भी होता है, हमारे एक रिलेटिव थे, वो दो जिलों को पूरा देखते थे, लेकिन बने थे प्रेसिडेंट दोनों के थे, दोनों जगह जाते थे। A consumer disputes redressal commission to be known as the state commission, established by the state government in the state। जैसा मैंने कहा कि स्टेट ही बनाता है, स्टेट
की जिम्मेदारी है, स्टेट बनाता है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, ये नोटिफिकेशन से करते हैं। दस देयर आर 3 टायर रेमेडियल एजेंसीज। 3 टायर रेमेडियल एजेंसीज कैसी हैं? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। और इनमें कौन कौन लोग अपॉइंट होते हैं, कैसे होते हैं अपॉइंट, उसको देखते हैं। दीज फोरम्स आर हेडेड बाय द पर्सन्स हु ईच आर हैज बीन डिस्ट्रिक्ट जज इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में डिस्ट्रिक्ट जज, एडीजे भी बनाए जाते हैं, ज़्यादातर एडीजे ही बनाए जाते हैं, और एडीजे भी डीजे रैंक के ही माने जाते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, तो वो प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। And there are also provisions as to specified members of the whom one must be women and not less than half of the members be of the judicial background। जो उसके मेंबर हैं वो सब जुडिशियल बैकग्राउंड के होने चाहिए। एडवोकेट्स होते हैं, मेंबर एक महिला होना जरूरी है, या कंज्यूमर के मैटर को खूब अच्छी तरह से जानते हों, और सब सिफारिश से बनते हैं। उसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेरिट वेरिट नहीं है। जिसका जितना बड़ा सिक्का है उतना उसका काम होता है। मेंबर भी महिला होना जरूरी है, और भी मेंबर 1 से 2 भी हो सकते हैं, वो सब जुडिशियल बैकग्राउंड के हों या कंज्यूमर से रिलेटेड नॉलेज रखने वाले लोग हों, मोस्ट सीनियर हों, और एडीजे या डीजे रैंक के लोग प्रेसिडेंट बनते हैं। ये तो डिस्ट्रिक्ट का रहा। स्टेट में भी ऐसे ही हाई कोर्ट लेवल के रिटायर्ड जज होते हैं, और वो मेंबर भी उसी तरह से एडवोकेट की स्टैंडिंग के हिसाब से रहते हैं। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रेमेडियल फोरम। अब इनका ज्यूरिसडिक्शन क्या है? ज्यूरिसडिक्शन कई तरह के होते हैं। ज्यूरिसडिक्शन जियोग्राफी का भी होता है, ज्यूरिसडिक्शन पेक्यूनियरी भी होता है। तो समझते हैं। पहला पेक्यूनियरी, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू entertain complaints where the value of goods or services and the compensation claim does not exceed ₹20 लाख। बढ़ा दिया है, अब बढ़ गया है, करोड़ हो गया। State Commission shall have jurisdiction to entertain complaint which the value of goods and services and the compensation exceeds ₹20 लाख। इससे ज़्यादा, लाख, करोड़ से भी ज़्यादा, अभी करोड़ कर दिया है। नेशनल कमीशन शैल हैव jurisdiction above 1 करोड़, एक करोड़ के ऊपर उनका होगा। Local, the complaint to district commission shall be instituted where the opposite party or each of the opposite party actually and voluntarily resides or carries on business or has ये ब्रांच ऑफिस आर पर्सनली वर्क्स फॉर अगेन। जो कंप्लेंट कर रहा है, कंप्लेनेंट का एड्रेस होना चाहिए, उसकी अगर वो कंपनी है तो वो जो है उसका वहाँ पे ब्रांच होना चाहिए, उसका ऑफिस होना चाहिए, कम से कम उसका ऑफिस होना चाहिए उस ज्यूरिसडिक्शन में। वेयर काज ऑफ एक्शन होली आर ए पार्ट एराइजेज, जहाँ काज ऑफ एक्शन एराइज होता है वहाँ पे भी ये किया जा सकता है। द सेम इज आल्सो विद द स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन के साथ भी यही है कि पूरे स्टेट के अंदर कहीं पे किसी भी तरह से वो चलेगा, वो स्टेट होना चाहिए और उसमें ज़िला होना चाहिए, और ज़िले में भी काज ऑफ एक्शन कहीं पे हो रहा है और वो कहीं और रहा है तो रहने वाली जगह पे भी कर सकता है और काज ऑफ एक्शन की जगह पे कर सकता है। मान लीजिए जैसे कोई डिस्प्यूट नोएडा का है और वो रहने वाला बुलंदशहर का है, तो वो बुलंदशहर भी कर सकता है और यहाँ भी कर सकता है। इट शुड बी रिमेंबर दैट द एवरी ऑर्डर ऑफ द कंज्यूमर कमीशन इज अपीलेबल। जो भी ऑर्डर होते हैं इनके डिस्ट्रिक्ट फोरम के, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के, वो अपीलेबल है। फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन टू स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन को जाएगा, स्टेट कमीशन टू नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन टू नेशनल कमीशन। बट वेयर ऑर्डर ऑफ द कंपनसेशन हैज़, और नेशनल कमीशन से सुप्रीम कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है SLP। और बट वेयर ऑर्डर ऑफ कंपनसेशन हैज़ बीन मेड, द अपील कैन बी मेड ओनली when 25% or 50,000, 50,000 या 25% पेमेंट के बाद ही अपील में जाएगा। मान लीजिए जैसे आप किसी के क्लेम का अवार्ड हो गया, क्लेम का कंज्यूमर कमीशन ने दे दिया फैसला कि भैया इनको इनके फेवर में जा रहा है, उसे 25% दे करके आप स्टेट फोरम में जाएंगे, 35% दे करके आप जो है ना फिर 35 एंड 50% विच एवर इज लेस is deposited from district to state commission, from state commission to national commission and from national commission to supreme court। कहाँ 25% डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन, 35% स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन में 50% दे करके ही आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये है system. The proceeding of these courts are summary so that the dispute may be decided within a specified period within the 3 months from the date of receipt of notice by the opposite party, where the complaint does not require analysis or testing of the commodities, and within 5 months if it is required analysis or testing of commodities, and appeal at every stage must be decided within a period of 90 days from the date of its admission।
मीन्स ऐसे कोई क्लेम है जिनके लिए वो टाइमिंग इन्होंने दिया हुआ है कि 90 डेज़ के लिए 90 डेज में जा सकते हैं, लेकिन ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिनका कहीं फोरेंसिक से या कहीं से कोई सर्टिफिकेट लेना है, कहीं उसका एनालिसिस करके, जो उनके कंपोजिशन के एनालिसिस करके कोई ऐसा मैटर आ जाता है, तो उस समय में उनमें देखा जाता है द कंप्लेंट डज नॉट रिक्वायर एनालिसिस और टेस्टिंग ऑफ कमोडिटीज विद इन 5 मंथ। 5 महीनों के अंदर जा सकते हैं। 3 मंथ तो पहले है, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ नोटिस है, और 5 मंथ इफ इट इज रिक्वायर्ड एनालिसिस टेस्टिंग ऑफ कमोडिटी एंड अपील फॉर एवरी स्टेज मस्ट बी डिसाइडेड विद इन 90 डेज। सभी स्टेप पे 3 महीने की अपील है। 5 महीने में अगर कोई ऐसा केस है तो जिसमें एनालिसिस करने की जरूरत है 5 महीने, बाकी तो 3 महीने। लेकिन ये सब कहने वाली बातें हैं, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है। सब माशाअल्लाह है, जो चल रहा है। कभी कभी तो कंज्यूमर फोरम में ही 2-3 दिन में, कंज्यूमर कमीशन में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ही लग जाता है। और भी चीज़ें हैं। मैनर ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन, ए कंप्लेंट इन रिलेशन टू एनी गुड्स सोल्ड और डिलीवर्ड और एनी सर्विस प्रोवाइडेड मे बी फाइल्ड विद डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ, जो इसका लिमिटेशन पीरियड है 2 साल का है। स्पीडी और चीप रेमेडी, बड़ी स्पीडी और चीप रेमेडी है, सस्ती है। हालांकि सस्ती इसलिए हम कह सकते हैं वहाँ फीस फास नहीं लगती है, लेकिन फिर भी जो पेशकार साहब हैं वो उनकी तो चलती है। बाकी और भी चीज़ें हैं, बहुत हैं जो हिडन चीज़ें हैं, लेकिन ये कि चीप है, देखने में चीप है और सस्ती है। बहुत लोगों को चीप पड़ जाती है, लेकिन कुछ केसेस में बड़ा गड़बड़ भी हो जाता है और स्पीडी भी है। और कोर्ट से तो स्पीडी है, लेकिन वैसे इतना स्पीडी नहीं जितना स्पीडी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ कभी मेंबर नहीं होते, कभी चेयरमैन प्रेसिडेंट नहीं है, तो कहीं डिसीजन जल्दी से नहीं हो रहा, कहीं पे कोई नोटिस ही नहीं सर्व हुई है, ऐसा भी है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने ये सारा प्रावधान दे रखा है कि उनका ज्यूरिसडिक्शन को दिया, केस को सेटल करने का तरीका दिया, और ज्यूरिसडिक्शन में पेक्यूनियरी से लेकर के वो जो है ना जियोग्राफिकल तब का भी था। और उसके बाद जो ना अपील के सिस्टम भी बताए। इसके बाद चलते हैं तो इट इज़ अपरेंट दैट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज़ टू प्रोवाइड फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड फॉर द पर्पज टू प्रोवाइड ए बेटर रिड्रेसल मैकेनिज्म through which cheaper, easier, expeditious and effective redressal is made available to consumers। है तो कंज्यूमर्स के लिए है। ये वेलफेयर का एक्ट है, ये वेलफेयर एक्ट है, पब्लिक वेलफेयर एक्ट है, और वेलफेयर स्टेट ही है हमारा देश। लेकिन चाहे इसको कमर्शियल बनाने में लोग जुटे पड़े हैं, कमर्शियल बना ही देंगे, और प्रैक्टिकली कमर्शियल हो गया है। लेकिन हर काम वेलफेयर स्टेट की तरह किया जाता है, और वेलफेयर एक्ट भी बनते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, लेकिन वो काम धीरे धीरे करके सब अपने रास्ते में आ जाते हैं। हियर इट इज़ आल्सो रिलेवेंट टू मेंशन दैट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट is a social welfare legislation, and purpose of this legislation is to provide a better, efficient and cheaper remedy to the consumer। cheaper remedy to the consumer बताया ना अभी मैंने पूरा। The consumer must be free from the complicated judicial proceedings and complicated obligations. Thus, the manner of getting remedy is quite informal, simple and free from the cycle and trapping of the civil courts. On the other hand, one has to wait for years for judgment, and cost of litigation is also very high। जो सिविल कोर्ट में प्रोसीजर है, वहाँ पिटीशन कैसे बनेगा, किस तरह से टाइप होकर के आएगा, कौन सा डॉक्यूमेंट आएगा, कितनी फीस लगनी है, ये सब चीज़ें वहाँ प्रोसीजर पर कॉम्प्लिकेटेड है। एडवोकेट के अलावा वहाँ कोई काम ही नहीं कर सकता। एडवोकेट को भी 10 बार दौड़ना पड़ता है, पिटीशन बदलना पड़ता है। ऐसा यहाँ पे नहीं माना है। यहाँ पे सिंपल कंप्लेंट के बेस पे भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर आप वकील नहीं करेंगे तो आपको वो एक पेशकार ही दौड़ाता रहेगा, ये लिख करके लाओ, वो लिख करके लाओ, ऐसे नहीं लिखे हो, वैसा नहीं लिखे हो, ये पिटीशन ऐसी बनती है, ये ऐसे बनता है, एफिडेविट ऐसे बनती है, वो पे बनती है, किस पे बनती है। तो कोर्ट का ही प्रोसीजर वो अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि कोर्ट से आए हुए ये डीजे साहब प्रेसिडेंट हैं और कोर्ट का ही पेशकार यहाँ पे पेशकार है। तो सिस्टम में कोई चेंज नहीं है, बस ये है कि वहाँ से थोड़ा सा 100 का 90 हो गया है, बस 10% जो फॉर्मेलिटी है कम हो गई है। एक केस है, thus the manner of getting remedy is quite informal, simple and free from the cycle and trapping of the civil courts. On the other hand, one has to wait for years for judgment and cost of litigation is also very high। थोड़ा उनसे फ़र्क है।
ये टाइम में हम 75% कह सकते हैं कि 75% रिलीफ आपको कोर्ट के द्वारा मिल सकती है। कोर्ट में अगर 100 दिनों का टाइम लगता है, मतलब मैं मान के चलता हूँ कि एक 100 दिन का ऐसे ही अमूमन ले लेता हूँ, तो 75 दिन में यहाँ आपका काम आगे बढ़ सकता है। इन LIC वर्सेस सुदेश खंडूजा, द इंश्योर्ड परचेज टू इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ ₹4 lakhs and 10 lakhs and died just after 10 months. His daughter and wife claimed policy money which was rejected by the corporation, then filed a complaint before Consumer Forum which also rejected the claim. Hence appeal before the State Commission. State Commission allowed the claim, which was also confirmed by the National Commission. The corporation argument was that the insured died by the taking poison. Hence, no claim. The State Commission found that there was no symptom of death by poison. There is no such report in medical. The National Commission, affirming the order of the State Commission, assailed the corporation not to avoid the claim on flimsy ground. It has also concealed the facts. The National Commission held that where LIC on the wrong facts of refuges claim, the consumer can make complaint before the consumer courts. इस केस के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक आदमी था, उसकी 10 महीने तक पॉलिसी चली, LIC की पॉलिसी थी, और 10 महीने पॉलिसी चली, उसने सारे प्रीमियम जमा किए, वो मर गया। और लास्ट वाला जो प्रीमियम है वो ग्रेस पीरियड पे जाता है, या जो भी ग्रेस पीरियड दिया जाता है, इसमें पॉलिसी में ग्रेस रहता है, और ग्रेस पीरियड में ही वो जमा हो गई थी। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने नया केस होने की वजह से, 10 महीने के अंदर होने की वजह से कुछ न कुछ ग्राउंड बनाया, इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से या कैसे भी करके उसको बताया कि ये पॉइजन खा के मरा। हो सकता है पॉइजन खा के मरा हो, या कैसे भी मर गया, किस तरह से मर गया, या सडन डेथ हो गई, या उसकी अपनी एक्सीडेंटल भी हो सकती है, किसी भी तरह का कोई भी रीज़न हो सकता है मरने का। लेकिन यहाँ क्वेश्चन इस बात का है कि इन्होंने कहा कि वो पॉइजन खा के मरा ना। जब पॉइजन खा के मरा तो उसका तो कोई प्रूफ होना चाहिए ना, उसकी मेडिकल रिपोर्ट में होना चाहिए, जो भी MLC है उसमें होना चाहिए, और सारी चीज़ों में कहीं न कहीं से आती है, मेडिकल रिकॉर्ड में आती, कहीं न कहीं आती है। वो कहीं नहीं आई हुई थी, तो उन्होंने फ्लिम्सी ग्राउंड में इसको रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए देखिए, यहीं पे देखिए कि उसका क्लेम पहले ही 100 में डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो आगे गया स्टेट कमीशन ने अलाउ किया। उसके बाद वो नेशनल कमीशन गए, ये लोग इंश्योरेंस कंपनी वाले गए होंगे, नेशनल कमीशन ने अलाउ किया, फिर कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको फ्लिम्सी ग्राउंड बताते हुए बोला कि कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई मेडिकल का पेपर नहीं है जिसमें ये जांच की जा सकती कि वो पॉइजन खा के मरा या कैसे मरा। जब कोई प्रमाण नहीं है आपके पास, तो वो तो मरा है, तो उसको LIC की पॉलिसी, उसके बाद लीगल हेयर्स को जो अमाउंट थी वो दिलाई गई, दिया। तो ये कंज्यूमर कमीशन से एडवांटेज है। कंज्यूमर कमीशन से जो भी इसका प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को पे मत जाइए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको रिलीव लोकपाल से नहीं हुई है इंश्योरेंस के क्लेम में, बाकी कंज्यूमर के केस में तो हर हाल में आपको कंज्यूमर फोरम में ही जाना है। जैसे आपके मोबाइल का केस होगा, टीवी का केस होगा, या किसी भी सामान से, कमोडिटी से, किसी तरह से आपका परचेजिंग का कोई भी चीज़ हो गया, इवन प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी ऐसे क्वेश्चन बने जो वहाँ पे कंज्यूमर में जाया जा सकता है। वहाँ कुछ वो कंज्यूमर के एडमिट होने वाले, वो भी मैं आगे बताऊंगा क्या क्या पॉइंट है जिनकी वजह से वो एडमिट करते हैं, जो डिस्प्यूट वो रिजॉल्व कर सकते हैं, उनके वो उस पर आएंगे और अगली वीडियो में मैं बनाऊंगा। तो इस तरह से आपको अगर रिलीफ, अगर इंश्योरेंस के क्लेम के लोग हो, हम तो इंश्योरेंस के एक्सपर्ट हैं, तो इसलिए इंश्योरेंस पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन कंज्यूमर पे भी मुझे पूरा जानकारी है। कंज्यूमर का कोई किसी भी तरह का मैटर है जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जा सकता है, या डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा सकता है, स्टेट में जा सकता है, नेशनल में जा सकता है, उसके हम पूरे ग्राउंड के हिसाब से कर देते हैं, करा भी देते हैं, कर भी देते हैं। और
आपको सलाह भी देते हैं कि आप जा सकते हैं, अपने आप भी परस्यू कर सकते हैं, एडवोकेट लेकर भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा जानकार हैं तो आप अपने आप कर सकते हो, लेकिन बस ये है कि वो जो प्रोसीजर वहाँ का है वो थोड़ा-सा उसमें एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उन्होंने बाहर से तो ये है कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिम्प्लीफाइड है, लेकिन अंदर में जब जाते हैं तो हमें लगता है कि हम तो गलत फँस गए, हमें किसी एडवोकेट को कर लेना चाहिए। तो ऐसे में एडवोकेट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं भी गया, मैं तो एडवोकेट ही हूँ, मैं तो लॉ को जानने वाला ही हूँ और समझता हूँ। तो पिटीशन भी वैसे भी मैं बनाता रहता हूँ लोगों के, कुछ कुछ वकील लोग इंग्लिश में पिटीशन बनवाते हैं, कुछ कैसे भी। वो मेरे पास कहीं न कहीं कंज्यूमर्स के आ ही जाते हैं केस, तो उन सबको मैं बनाता हूँ, ग्राउंड देखता हूँ, पेपर के हिसाब से बना देता हूँ। तो इस वजह से मैं कंज्यूमर के लिए, आपको, पब्लिक को, आम पब्लिक के लिए कह रहा हूँ कि आम पब्लिक कर सकती है, ऐसा कोई टफ नहीं है, लेकिन है, पॉइंट है। और स्पीडी सेटलमेंट के नाम पे थोड़ा कम मतलब कोर्ट की तुलना में ज़्यादा स्पीडी है, लेकिन हम स्पीडी शब्द बोलने से थोड़ा-सा शर्म सी आती है कि इतना स्पीड में नहीं है जितना स्पीडी लगता है, स्पीडी बोला जाता है। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे बढ़ाएँगे, और किसी भी तरह की कंज्यूमर रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, सीधे कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और हम कोई न कोई सलाह, सुझाव या कोई रेमेडी सजेस्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।